पढ़ें। Can you start class? आज तेरे मित्र नहीं आए हैं? आज तेरे मित्र नहीं आए? मित्र आए हैं। चलो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इससे पहले हमने चैप्टर करा था रोटेशन मोशन, और रोटेशन मोशन हमारा जितना हुआ था उस हिसाब से कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके क्वेश्चन आप लोग लगाओ आराम से घर पर बैठे। तो रोटेशन मोशन था। अब हमारा है ये तुम्हारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये हमारा 4 लेक्चरों में खत्म होना है, आज कल परसों पल्ले रोज खत्म, ठीक है। और लेंथी चैप्टर है काफ़ी ग्रेविटेशन, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें हर साल मिलेंगे। अगर हम नीट का अगर हम लोग उठा के देखें तो हर साल ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, देखो अगर हम लोग कभी कोई भी किताब उठा के अगर तुम देखोगे तो उस किताब में ग्रेविटेशन में सबसे पहले होता है केप्लर्स का लॉ। कोई भी किताब उठाओ सबसे पहले होता है ग्रेविटेशन में केप्लर्स का लॉ, ठीक है। ये मैं सबसे पहले मैं केप्लर्स का सबसे बाद में कराता हूँ। जब हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा, जब हम लोग सैटेलाइट पढ़ रहे होंगे तो सैटेलाइट के बाद में मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ केप्लर्स के लॉ। सबसे पहले मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। जहाँ से ग्रेविटेशन की शुरुआत हुई, किसने शुरुआत करी? जो हम लोगों के कोर्स में है, हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग न्यूटन ने सबसे पहले बताया था। न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि ग्रेविटेशन नाम की कोई चीज़ होती है,
और न्यूटन ने जब इसको एक्सप्लोर किया तो उन्होंने ये कहा कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई भी दो मासेस हैं, एक का मास m1 और एक का मास m2, अगर इस दुनिया में कोई भी दो मासेस हैं तो वो मासेस, चाहे एक मास छोटा हो चाहे एक मास बड़ा हो, कोई भी दो मास होंगे वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा इसके सेंटर से ली जाती है। जैसे यहाँ पर ये सरफेस है और ये सरफेस है, सरफेस के बीच की दूरी नहीं ली जाती है, हमेशा दो बॉडीज के सेंटर के बीच की दूरी ली जाती है। दो बॉडीज के सेंटर के बीच की दूरी मेरी r है। ये फोर्स मैंने F1, ठीक है, ये जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगता है, जितना फोर्स इधर लगता है उतना ही फोर्स इधर लगता है, ठीक है। और जो ये फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है Gm1m2/r। ठीक, ग्रेविटेशन चैप्टर 50% चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बिल्कुल, जैसे हम लोग वैद्युत स्थितिकी पढ़ते हैं, हिंदी में वैद्युत स्थितिकी बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, तो वैद्युत स्थितिकी की तरह ही है बिल्कुल। वैद्युत स्थितिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था, दो चार्ज होते थे और दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता था वो 1/4πε0 q1q2/r² होता है। यहाँ पर जो फोर्स लगता है इनमें वो लगता है तुम्हारा Gm1m2/r²। और जो ये बीच की डिस्टेंस है ये हमेशा सेंटर से ली जाएगी, इस मास का सेंटर, इस मास का सेंटर, इनके बीच की दूरी r है तो हमेशा कहाँ से ली जाएगी, सेंटर से ली जाती है। कितना होता है F = Gm1m2/r², सीधा सा फंडा फार्मूला। दूसरी चीज, यहाँ पर जो g की वैल्यू है ये ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, ये कभी भी नहीं बदलती। g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। और g का मान कितना होता है, वो होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। g का मान जो है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, g को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा, चाहे हम यहाँ हो चाहे हम कहीं भी पहुंच जाए, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। और जो g की वैल्यू रहती है वो रहती है तुम्हारी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है, ये रहता। अब ये फार्मूला, तो F फार्मूला होगा F = Gm1m2/r²। r कहाँ ली जाती है, सबसे पहले देखो इसके कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, इसे उतार लिया, फिर पॉइंट बताऊं। कुछ पॉइंट हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो मेरा लगता है, बता लिया। अब अगर मास की बात आती है तो दुनिया में ऐसा, जो तुम लोग कोर्स में अपने पढ़ते हो, तुम्हारे कोर्स में सिर्फ फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर कोई भी मास नहीं होता। फोटोन में रेस्ट मास ऑफ फोटोन मासलेस होता है, यानी कि कोई भी मास नहीं होता। बाकी दुनिया में ऐसा कोई पार्टिकल है ही नहीं, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हारे कोर्स में ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जिसके अंदर मास होना, चाहे तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, चाहे प्रोटॉन ले लो, चाहे न्यूट्रॉन ले लो, ठीक है, चाहे अल्फा पार्टिकल ले लो, कोई भी ले लो, सबके अंदर कुछ ना कुछ मास जरूर है, ठीक है। हम लोगों के अंदर भी मास है, सब चीज के अंदर मास है। तो देखो ये क्या बोला गया, इसने ये बोला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स बोला गया, इसमें ये बोला गया अगर दुनिया में कोई भी पार्टिकल है, कोई भी दुनिया में पार्टिकल हैं, जिन पार्टिकल्स का मास क्या है, जिन पार्टिकल्स में मास है, तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी भी रिपेल नहीं करते, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
तुम सब लोग बैठे हुए हो, आप लोगों के अंदर भी क्या है, मास है, और इस जो तुम्हारे डिजिटल बोर्ड दिख रहा है इसके अंदर भी क्या है, मास है। तो इसके और आपके बीच में आपस में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स लग रहा होगा Gm1m2 अपॉन, और आपस में कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अच्छा अब बोलो, जरा सोचना, अगर इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो ये बोतल है, इस बोतल के अंदर मास है, सही है सर, इस बोतल के अंदर मास है। अब तुम मुझे बताओ, ये बोतल यहाँ रखी है, ठीक है, और एक ये दीवार है, दीवार के अंदर भी मास है, दीवार के अंदर भी तो मास है, आपस में फोर्स कैसे कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये बोतल इस दीवार के पास क्यों नहीं जा रही है, सोचो, ये बोतल है, तुम बोले अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करें, एक दूसरे को आकर्षित करें। अब ये बोतल यहाँ रखी हुई है और ये दीवार भी वहां पर रखी हुई है, तो ये बोतल दीवार के पास क्यों नहीं है, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नहीं, मैं कहूँ दुनिया में कोई फोर्स है ही नहीं, धरती पे रखे हैं कोई फोर्स नहीं, अट्रैक्टिव होते हैं तो रिपेल वो नहीं करेंगे कभी, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा, ये उसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये उसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसके पास क्यों नहीं जा रही है, ये इसके पास इसलिए नहीं जा रही है, एक देखो इसके पास इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि G का मान क्या है, बहुत कम है, G का मान बहुत कम है, तो ये फोर्स की वैल्यू बहुत कम है, फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, बहुत कम। अगर फोर्स की वैल्यू बहुत कम है, जब ये यहाँ पर रखी हुई है और इसके बीच में कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स होगा, कोई ना कोई क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स, तो जो देखो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस पर फोर्स लग रहा है इधर, क्योंकि ये दीवार क्या कर रही है, इसे अट्रैक्ट, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की ओर, इसीलिए ये आगे नहीं जा रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, मैंने एक क्वेश्चन, नीट ने ये क्वेश्चन पूछा था, नीट ने ये कहा कि कोई दो बॉडीज हैं, ठीक है, कोई दो एस्ट्रोनॉट्स थे, एस्ट्रोनॉट जानते हो ना, जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। दो एस्ट्रोनॉट्स थे और उन एस्ट्रोनॉट्स को उठा के वो एस्ट्रोनॉट्स किसी प्रकार से स्पेस में खो गए, स्पेस में खो गए। तो बताओ, अगर वो स्पेस में खो गए एस्ट्रोनॉट्स, तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा था नीट ने। अगर दो एस्ट्रोनॉट्स खो गए, तो देखो अगर दो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में खोए हैं तो जाहिर सी बात है दोनों एस्ट्रोनॉट्स के अंदर क्या होगा, मास होगा, और मास हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे वो एक दूसरे के कैसे आएंगे, पास आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे वो एक दूसरे के पास आएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा न्यूटन का नियम क्या कहता है, न्यूटन का नियम कहता है कि दो मास ऑलवेज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कुछ इसके नियम हैं न्यूटन के। पहला तो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है। दूसरा, दोनों बॉडियों पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, सेम, जितना, चाहे मास अलग अलग हो, चाहे मास अलग अलग, ठीक है, चाहे मास अलग अलग हो लेकिन फोर्स क्या होगा, सेम। दूसरी चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर। अब कोई बताएगा मुझे कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया,
फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा, एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर ऑफ मास। कोई भी मेरे पास में जो बॉडीज हैं, उन बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास है, उनसे मिलाने वाली जो लाइन है, उस पर ही हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जी ऑलवेज कांस्टेंट। तुम कहीं चले जाओ, जी की वैल्यू बदलने वाली नहीं, जो जी की वैल्यू है वही रहेगी। कहीं चले जाओ, जी की वैल्यू बदलने वाली नहीं, ठीक है। कहीं भी जाएंगे जी की वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है। बता लिया। अगला देखो, एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही तुमसे पूछ लिया। मेरे पास दो प्रोटॉन है और वो प्रोटॉन एक दूसरे के पास रखे हुए हैं। यदि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनकी जो रेडियस है, वो 1 एंगस्ट्रॉम है। इनकी जो रेडियस है वो कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम। रेडियस कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम। मुझे बताओ इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा 0 फोर्स लग रहा होगा। कैसे बताया भाई 0 लग रहा होगा? मास नहीं होता है, प्रोटॉन के अंदर मास नहीं होता है। कैसे बताया सर इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 लग रहा होगा? पहली बात तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 लग नहीं रहा है, ठीक है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है उसको देखो। जी, सबसे पहले क्या? जी, इसका मास ऑफ प्रोटॉन और दूसरा मास m1, दोनों के बीच की दूरी कहां से लेते हैं हम लोग? सेंटर से। ये 1 एंगस्ट्रॉम और ये भी 1 एंगस्ट्रॉम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? -10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? r²। जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन पता है किसी को? 10⁻⁻27। जितना इसका उतना इसका, दोनों का क्या हो गया? होल स्क्वायर बटे डिस्टेंस क्या है? 2 × 10⁻−10 का। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में 0 तो होगा ही नहीं।
जो भी आएगा नहीं पता कितना आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम पहले ये तो देखो दोनों के बीच की दूरी हम लोग लेते कहाँ से। मैंने भी स्पष्ट रूप से लिखा था कि हम दो पॉइंट्स के बीच की दूरी हमेशा सेंटर से लें। तो सेंटर से डिस्टेंस इनकी दूरी तो जीरो थोड़ी नहीं है, सेंटर से इनकी डिस्टेंस जीरो नहीं है कोई भी कंडीशन में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। ग्रेविटेशन फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशन फोर्स कैसे होता है? अभी तुम बोले कि अगर दो मासेस हैं, एक m1 एक और दोनों के बीच की दूरी r, तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है Gm1 m2 अपॉन r, ये फोर्स लगता है। अगर इस फोर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो अगर मैंने इसके बीच की डिस्टेंस, सबसे पहले देखो एक चीज देखो सर, जो बन पर फोर्स लग रहा है किस पर लग रहा है? इस बन पर। अगर इस बन पर जो फोर्स लग रहा है F किस पर लग रहा है? बन पर। किसके कारण? 2 के कारण। तो इसे बोलेंगे F12। यहाँ देखो भाई ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस पर कितना फोर्स लग रहा है? तो किस पर लग रहा है? 2 पर। किसके कारण? बन के कारण। तो वो क्या कहलाएगा? F2। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, यहाँ बन 2 करा है तो ये ऐसे ही Gm1 m2 अपॉन r की जगह यहाँ बन 2 है तो बन 2 का स्क्वायर, साथ में बन 2 का कैप, और अगले आता है माइनस। माइनस अगले क्यों आता है? क्योंकि इन दोनों जो फोर्स लग रहे हैं F12 और F21 लग रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो जो फोर्स का फार्मूला है वो वहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारा? माइनस। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी वेक्टर में कि ये तुम्हारा जो ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं R12 मैग्नीट्यूड ऑफ R। इसको अगर हम लोग यहाँ रखें F12 माइनस G M1 M2 R12 का स्क्वायर, ये वैल्यू रखी R12 का, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का G M1 M2 R12 का क्यूब, 2 ये हैं 1 ये, और साथ में R12 का वैल्यू। जैसे ये 12 का लिखा हुआ है ऐसे ही तुम चाहो तो 21 का भी लिख सकते हो, माइनस का G M1 M2, यहाँ पर R12 है तो यहाँ R12 है, यहाँ 21 है तो R21, साथ में R21 का ये मेरा वेक्टर फॉर्म है। अरे वेक्टर फॉर्म कभी पूछा नहीं गया कि मुझे वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर फॉर्म में कितना होगा, लेकिन तब भी पता होना चाहिए कि फोर्स इन ग्रेविटेशनल फॉर्म में, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म में कितना लगता है ग्रेविटेशन फोर्स
F21 इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R21 क्यू, साथ में R21 पैरेलल। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कोई भी दो बॉडी जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं कर लिया। खत्म करें इसको। अब देखो हेडिंग पड़ेगा सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जब किसी पार्टिकल पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, अब कैसे लग सकते हैं? जैसे मान लो ये मोबाइल दिख रहा है, इस मोबाइल पर हम यहाँ पर सभी लोग मासेस है, सब लोगों का अलग अलग मास है। ठीक है, अब मैं इस पर कोई और फोर्स लगा रहा हूँ, आप कोई और लगा रहे हो, कोई और लगा रहा है। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ सब फोर्सेस को एक कर दूँ तो उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास में कहीं पर भी एक मास रखा हुआ है, इस मास को मैंने मान लिया ये है m0, कोई एक मास मान लिया m, एक मास मैंने इधर माना m1, एक कोई m2, m3, ऐसे कोई एक मास और मान लिया m। ठीक है, मैंने कहा यहाँ से इसके जो बीच की डिस्टेंस है ये 0 है, तो ये क्या ले ली 0, ये 2 है, यहाँ ले ली 0 2, ये है, इसे ले लिया। ऐसे और भी पार्टिकल बहुत सारे होंगे, तो जो n पार्टिकल था उसको ले लिया R0। ठीक है, अब हम लोग देखो, सबसे पहले मैं इस पर कहूँ ये इस पर फोर्स इधर लग रहा होगा, भाई दोनों क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कितना फोर्स लग रहा होगा 0, और इस पर भी इधर लग रहा होगा 0 2, इस पर इधर लग रहा होगा 0 3, इस पर इधर लग रहा होगा 0। ठीक है, अगर मैं सारे इस m0 पार्टिकल पर, इस पार्टिकल पर टोटल फोर्स देखूं, टोटल फोर्स, तो वो हो गया F01, F02,
ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं F0, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, ठीक है। और उन सारे पार्टिकल्स के कारण जो फोर्स लग रहा है वो तुम्हारा इस साथ लग रहा है। अब सर देखो, अभी तुम बोले थे जो फोर्स का फार्मूला होगा, अगर मैं इसको लगाऊं तो माइनस का जी, एक मास m0, दूसरा मास m1, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर और साथ में कैप। यही तो वेक्टर फॉर्म में था। देखो वो बात अलग है, मैंने उसके बाद में इस कैप को कन्वर्ट करके यहाँ 3 लिख दिया था, r01 की यहाँ 3 और यहाँ r01 वेक्टर लगा दिया था, ठीक है। अब दूसरा देखो, माइनस m0 m2 r02 का स्क्वायर r02 का, ऐसे ही तीसरा देखो g m0 m3 r03 का स्क्वायर r03 का, अगला देखो m0 लास्ट में आया mn r0n का स्क्वायर r0n का, ये मेरा जो है वो मेरा नेट फोर्स है। कैसा फोर्स है? नेट फोर्स। लिखो
बता लिया। अब देखो तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स मेरा ये रहता है। अब देखो एक सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, मान लो मेरे पास में एक स्क्वायर दे दिया है, स्क्वायर दे दिया है और इसकी साइड है ए, स्क्वायर है और इसकी साइड है ए, और हर एक कॉर्नर पर मास रखे हुए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये, ठीक है। ये काफी सिंपल है क्वेश्चन है। अब बताओ नेट फोर्स एट ये ए पॉइंट पर जो मास है ना, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम इसमें देखो कितनी सरल क्वेश्चन है। ये इसको अट्रैक्ट करना होगा इधर, ये इसको अट्रैक्ट करना होगा और ये इसको अट्रैक्ट करना होगा, ठीक है भाई। तीन मासेस हैं, तीन ही तो फोर्स लग रहे होंगे, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर और एक। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो सर ये आधार ये कर्ण, तो ये आ जाएगी √2। किससे निकाला? हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, या फिर हिंदी वाले कहें तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बेटा यही तो लंब होगा, तो ये भी ए स्क्वायर और आधार भी कितना है ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, तो k बराबर √, सही है। अब एक एक करके हम लोग फोर्स निकालते हैं। सबसे पहले मैं इस फोर्स को F1 माना, इसको F2 और जो इधर लग रहा है इसको F3। सबसे पहले मैं F1 के लिए कहूँ तो G, ये भी मास M और वो भी मास और बीच की दूरी। फिर मैं F2 ले रहा हूँ, मास M इंटू मास और बीच की दूरी, सही। अब मैं F3 ले रहा हूँ, जी ये भी मास M, वो भी मास M और बीच की दूरी √2a। अब इसमें देखो थोड़ा ट्विस्ट क्या आया कि सर एक फोर्स लग रहा है इधर, एक लग रहा है और ये दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल है। देखो ये दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल लग रहे हैं, यानी कि F1 जितना है उतना ही F2 है और दोनों के बीच में एंगल क्या है। तो जो नेट लग रहा होगा इन दोनों का नेट, वो बीच में ही तो होगा, नेट बीच में क्या मान लिया F'। तो जो नेट लगता है अगर दोनों के बीच में एंगल 90 हो तो √F1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, सब कुछ करने के बाद में आएगा तुम्हारा √2 G M क्या हो गया, M स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। पहले इसका स्क्वायर रखना, फिर इसका स्क्वायर रखना और दोनों को सॉल्व करके ये आएगा। अब मैंने देखा कि देखो इन दोनों को हटा के मैंने बीच में एक फोर्स खाली ये ले आया, ये वाला इधर लग रहा है, इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों का नेट फोर्स कहाँ लग गया, बीच में। एक फोर्स इधर पहले से ही लग रहा था जो हमारा क्या था F। तो अब दोनों फोर्स देखो, इन दोनों को हटा दिया, अब दोनों फोर्स कहाँ लगने लगे, बीच में लगे, ठीक है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूंगा तो वो लग रहा होगा F' प्लस F' की वैल्यू √2 GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और F3 की वैल्यू GM स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, बस इन दोनों को सॉल्व कर दो। F' कैसे आया, दो फोर्स लग रहे हैं, देखो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट लूं
तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये बीच में लग रहा है, जिसे मैंने बोला क्या है एफ डैश, और दोनों का रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला ये होता है एफ डैश बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, कौन सी क्लास में हो? छठी क्लास में? कौन सी स्कूल में? हैं? हैं? एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सब इसको जरा ऐसे ठीक है, आई थिंक इसको ऐसे करना है, x बराबर सबसे पहले इसका एक बार पोजीशन बड़ा ये दो मशीन का मतलब है जैसे एक बार टाइम यूज करते हैं पावर बोलने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस रहते हैं
और क्वेश्चंस रहेगा तो तुमको उसका क्या निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है और तुमसे किसी पॉइंट पर नेट फोर्स पूछेगा तो तुमको नेट फोर्स बताना पड़ेगा कि नेट फोर्स कितना होगा। देखो एक क्वेश्चन और कर दें इसका। चलो देखो एक काम और करो। मेरे पास देखो मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज में मेरे पास गोले रखे हुए हैं, एक मास, दूसरा मास, तीसरा मास। ठीक है, मेरे पास जो गोले रखे हुए हैं वो रखे हुए हैं ये, और हर एक का मास m है। लो हर एक का मास क्या है, और लो मैंने डिस्टेंस भी दे दी। हर एक की डिस्टेंस भी कितनी है, a। हर एक की डिस्टेंस a। ठीक है, हर एक की डिस्टेंस a। फिर से मैं किसी भी पॉइंट पर, मान लो मैं इस पर पूछ लिया, ये कोई मेरे पास P पॉइंट है, मैंने तुमसे पूछ लिया मुझे बताओ P पॉइंट पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। ठीक है, P पॉइंट पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूं, घर से करिए, अपन कल देखेगा। सबसे पहले ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इधर फोर्स मान लिया F1 और इधर फोर्स मान लिया, यानी कि सर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स, तुम्हें पता है सबके बीच में एंगल कितना होता है, 60। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि सारी की सारी जितनी भी इसकी आर्म्स हैं, जितनी भी इसकी भुजाएं हैं, सब क्या होती हैं, बराबर, और साथ में हर एक एंगल भी कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री। तो नेट फोर्स कहाँ लग रहा होगा, बीच में। और जो अब नेट फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 60। ये फार्मूला। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन घर से करके लाना है इसमें। बता लिया, अब देखो खत्म कर रहा हूँ इसको। सब कुछ बता दिया है, खाली फार्मूला रख के आंसर लाना है, आंसर आ जाएगा तुमसे। ठीक है, और नहीं आए तो बता देना, कल बता दूंगा, आ जाएगा। अब एक बार बताओ, ठीक है, एक बात तो लो जरा सोचो।
तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे अंदर मास है? तुम्हारा घर कहाँ है? गाजियाबाद। अच्छा, आपकी मम्मी कहाँ पर? गाजियाबाद में है? अब आप यहाँ हो, आपकी मदर घर पर बैठी हुई है, ठीक है? सुनो सब लोग, आपके अंदर मास, आपके मदर के अंदर मास, क्या आप दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इस समय? इस समय क्या इनके और इनकी नहीं, आप सबकी भी बात हो रही है। आप सब लोग यहाँ बैठे हो, आप सब लोगों की मम्मी लोग कहाँ हैं? घर में। तो आप और आपकी मम्मी के बीच में कोई इस समय अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है? लग रहा है, और जो लगता है उसी को ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है? अब देखो, इधर देखो, तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, तुम्हारी मम्मी यहाँ बैठी है, तुम्हारा मास m1, इनका मास, तुम दोनों के बीच की दूरी, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्यों नहीं लग रहा है? लग रहा है। मेरे और सन के बीच में लग रहा है? लग रहा है। मेरे और स्टार के बीच में लग रहा है? लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? दूसरी चीज बताओ, तुमने देखा होगा जो हमारा समुद्र होता है, ठीक है, समुद्र में लहरें उठती हैं। समुद्र में क्या उठती हैं? समुद्र में लहरें क्यों उठती हैं? कभी ये बात सोचिए, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी मछली होती है, बड़ी बड़ी मछली चलती है तो लहरें उठती हैं, इसीलिए उठती हैं। तो लहरें क्यों उठती हैं पता है तुमको? उसमें लहरें इसलिए उठती हैं, तुम इस बात से अनुमान लगाओ, जैसे मान लो ये मेरी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर कौन घूम रहा है? अर्थ के चारों ओर कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है ना, ये सूर्य घूम रहा है। अर्थ के चारों ओर कौन घूम रहा है? चंद्रमा मामा कि सूर्य मामा? बताओ। चंद्रमा घूम रहा है। अब देखो, मून में भी मास, अर्थ में भी, और पानी में भी समझ आ रहा है? जब मून यहाँ पर है, पानी यहाँ पर है, क्योंकि तुम्हें पता है अर्थ के जो लैंड है, जो जमीन है, वो कितने से बीचा में भैया? ज्यादातर बीचा में तो पानी है, ठीक है, ज्यादातर बीचा में तो पानी है। अब सुन लो, जो मून यहाँ पर है, अब पानी यहाँ पर है, आपस में ग्रेविटेशन फोर्स लगा। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? अट्रैक्शन। तो पानी ना यहाँ से उठ जाता है, सही है? अब जब जो मून ऐसे घूमता है तो पानी उड़ता है, जब पानी उठोगे तो गिरोगे, ठीक है? इसीलिए लहरें उत्पन्न होती हैं, जो बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, वो इसीलिए उत्पन्न होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स? मून और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगता है। तो जो बाटर होता है, बाटर में भी तो मास होता है, उसके कारण भी क्या होता है? वो ऊपर की ओर चला जाता है, जिससे तुम्हारी लहरें उत्पन्न होती हैं, और कोई कारण नहीं है लहरें उत्पन्न करने का, ठीक है? तुमको तुम्हारी तलैया कोई लहरें उत्पन्न होती हैं, तो इसमें तो नहीं होती है, समुद्र में क्यों होती है, ठीक है? तो वहाँ पर मास ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होता है, यहाँ पर कितना सा एरिया है, कितना सा ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है? अब अगला टॉपिक है इसी में ही, जिसका नाम है ग्रेविटी, ठीक है? क्या नाम है? ग्रेविटी। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में क्या अंतर है, पहले ये समझो। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में क्या अंतर है, पहले ये समझो, ठीक है? जैसे मैं, ठीक है, मैं और तुम, क्या नाम तुम्हारा? मुकेश कुमार। मैं और मुकेश के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा लग रहा है? ठीक है? मैं और धरती के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसे बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलेंगे? अगर कोई भी दो बॉडी हो, इस पृथ्वी पर जितनी भी बॉडीज हैं, उन सब बॉडीज के बीच में आपस में जो फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ पर जितनी बॉडी हैं, उन बॉडी और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं ग्रेविटी। सही है? अलग से नाम दिया गया है ग्रेविटी। अब क्यों दिया गया है? देखो, ग्रेविटी में समझो, मेरी अर्थ तुम्हें पता है बहुत बड़ी है, ठीक है? अर्थ हमारी काफी बड़ी है, अर्थ काफी बड़ी है। अब अर्थ के ऊपर यहाँ पर कोई बंदा बैठा है, हम सब तुम अर्थ के ऊपर ही तो हैं, अर्थ के ऊपर।
अगर मैं कहूं मेरे, तुम बताओ, मेरे और अर्थ के बीच में, मेरे और अर्थ के बीच में कितनी दूरी है इस समय? कितनी है? 0। कितनी है? 0। मेरे और अर्थ के बीच में कितनी दूरी है? 0 दूरी है। बहुत अच्छे। मेरे अर्थ में 0 दूरी नहीं है भैया। ये देखो, मैंने तुमसे अभी बोला था दूरी हम बीच की कहां से लेते हैं? सेंटर ऑफ मास से। ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? नाभि। ठीक है। आदमी की जो, हम लोगों की जो सेंटर ऑफ मास होता है, सब लोगों का क्या होता है? नाभि। नाभि जानते हो ना? ठीक है। नाभि हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो अगर, और अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो यहाँ है, यहाँ पर है। तो अगर मैं अपनी दूरी को लगभग, अपनी ऊंचाई को क्या ऊंचाई मानूंगा? तो लगभग अर्थ की सरफेस पर बढ़ा हुआ। ठीक है। तो मैं कहूंगा अर्थ के सेंटर से और मेरे बीच की जो ये दूरी है, ये दूरी होगी मेरे और अर्थ के बीच की। मेरे और, तो ये दूरी पता है क्या है? ये है अर्थ की रेडियस। और रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। यानी कि मेरे और अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6400। अगर इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 × 10⁶ ठीक है। ठीक है। कितना है? इतना। ठीक। तो अर्थ के और मेरे बीच में डिस्टेंस इतनी है। अब देखो, अर्थ का कुछ ना कुछ मास होगा। ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ तो ये बात समझ में आ गई। 6400 किलोमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है। किसके बीच में? अर्थ के और हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो, अभी एक बात समझना, अर्थ को हम लोग कैसे मान रहे हैं? गोल मान रहे हैं। लेकिन अर्थ हमारी वैसे गोल नहीं, अर्थ हमारी कैसे है? अंडा का आकार। ठीक है। ऐसे अंडा का आकार होता है, इस प्रकार। तो अर्थ का अगर रेडियस ये है तो अर्थ का कुछ ना कुछ मास भी होगा। इसे बोलेंगे मास ऑफ अर्थ। अर्थ का जो मास होता है, पूरी अर्थ का मास 6 × 10⁻²৪ पता है? मैं तुम्हें सही लग रहा हूँ, मैं तुम हकीकत ये बात है, जैसे अभी मैं आया क्लास में, आज मेरी पढ़ाने की इच्छा नहीं करती कभी। क्यों? मेरा पता है तुम लोगों से फ्लो कतई टूट जाता है हर प्रकार से। और ये बात ये लोग समझने की कोशिश करते नहीं है। फ्लो का मतलब समझ रहे हो? अब मैं आया, अब मैं 1 हफ्ते का मेरा पूरा गैप हो गया, तो मेरी जिंदगी का एक शेड्यूल बन गया। यहाँ से जाऊँगा, अब मैं यहाँ से तुम्हारी क्लास पढ़ा रहा हूँ, इतना टाइम मैं मस्त आराम से आराम कर रहा होता। ठीक है। आराम कर रहा होता या अपने लिए कुछ पढ़ रहा होता नहीं। और मैं आज भी अपने लिए साइंस पढ़ता हूँ, फिजिक्स ही पढ़ता हूँ, साइंस में ही फिजिक्स पढ़ता हूँ। मुझे और किसी सब्जेक्ट से मतलब ही नहीं किसी प्रकार से। ठीक। और दूसरी बात ये है, मेहनत करते रहो बेटा। अपने सब्जेक्ट में कोई 100% नहीं होता। जैसे मैं तुमसे कहूँ, कोई मुझसे कहे तुम्हें फिजिक्स आती है, तो मैं कहूँगा मुझे फिजिक्स नहीं आती। हकीकत ये है, अगर कोई बंदा ये कहे, अगर कोई भी टीचर या कोई भी बंदा तुमसे ये कह दे अपन को अपना सब्जेक्ट आता है, तो उससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। समझे? हकीकत ये है कि मुझे अभी 1% फिजिक्स नहीं आती है, 99% तो गोल है, 1% में नहीं आती है। सही है। लेकिन हाँ, इतनी आती है कि तुम्हें पढ़ा दूंगा। बस इतनी आती है कि तुम लोग कोई क्वेश्चन पूछो, तुम लोगों को क्वेश्चन बता दूंगा, तुम लोगों को पढ़ा दूंगा। कोई भी सब्जेक्ट हो गया वो बहुत बड़ा विस्तार है। तो मेरे एक फिनोमेना बन जाता है, इतने खन ये करना है। फिर पता चली आज क्लास है, दिमाग का टेंशन है, ये क्लास ही लेने जाने। बताओ ये अगली बार से कौन से कहूँगा, ऐसा करो 1-1 घंटे क्लास रखो, पर डे रखो। 1 घंटा से तुम कट जाओ, बाद छुट्टी। कहाँ 1.5 घंटा? तुम 1 घंटा रखो, पढ़ाओ, 1 घंटा पढ़ाओ, फिनोमेना में चले जाओ। पर डे क्लास हो। एक तुम्हारी छुट्टी पता चलता है, को छुट्टी दी जाती है। टेस्ट करो कर लो, को टेस्ट ना आए, कोई साइड भी ना बता दे। शेड्यूल पता नहीं चल रहा है, बताने से चल रहा है। मन में आ रहा है, मन में आ रहा है,
चलो कुछ बच्चे बेचारे जो दूर से आते होंगे यहाँ आ जाते होंगे, पर मैसेज आया छुट्टी हो गई। कभी ऐसा होता है 12 बजे डालते हैं, जब तक वो आ ही नहीं पाते। चलो ठीक है, ए पढ़ते हैं हम लोग। सर जी मास ऑफ द अर्थ क्या होता है? मास ऑफ द अर्थ क्या है? 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है? 6400 किलोमीटर। अब देखो मैंने तुमसे कहा तो बता रहे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी में क्या अंतर है? तेरे मेरे बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? अरे जोर से बोले यार, कौन सा लग रहा है? कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा लग रहा है? और तुम्हारे और धरती के बीच में ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज, जैसे मैं कहूँ बताओ ये बोतल और धरती के बीच में, जहां धरती आ गई वहां ग्रेविटी, जहां धरती नहीं है वहां सही है, जहां धरती नहीं है वहां ग्रेविटी। अब सर जी इधर देखो, ये मास मैंने मान लिया स्मॉल m, और अर्थ का मास कितना माना बेटा? m। कितना माना? तो जो फोर्स लग रहा है, इधर देखो, जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? जब देखो देखो धरती का मास g, धरती का मास, ये मास और दोनों के बीच की दूरी, अरे ये तो लग रहा है, समझे? अब जैसे मैंने कहा मेरे और धरती के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो मेरा मास पहले तो g, पहले तो कर लगाओगे, फिर मेरा मास, धरती का मास, और मेरे और धरती के बीच में दूरी, और दूरी हमेशा क्या लोगे? r। दूरी जीरो नहीं करना, दूरी क्या लोगे? अब सर देखो मैं जानता हूं कि मेरा फोर्स कितना है, ठीक है? मेरा धरती मेरे पर फोर्स कितना लगा रही है, तो मैं जानता हूं मेरा वजन mg। वजन क्या? mg। अरे मुझे बताओ तुम सब लोगों का नीचे की ओर, धरती की ओर कितना वजन लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? mg। कितना लग रहा है? mg। तो यहाँ f की जगह आ गया मेरा मास इंटू g। तो ये g m अपॉन re का m से स्मॉल g की वैल्यू आ गई g me अपॉन re का, सही है? अगर मैं g का मान रखूं 6.6 गुणा 10 की घात -11, 6 गुणा 10 की घात 24 बटे त्रिज्या 6.4 गुणा 10 की घात 6 का स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करने पर आंसर आता है 9.81 मीटर पर सेकेंड। जस्ट सबको पता हुई जी को मान जो होता है, ठीक है? जी का मान यहाँ से आता है, ये जी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो धरती हमें किस ग्रेविटी से, किस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से खींचती है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? धरती इससे खींचती है। अब देखो सर जी जी का मान किस किस पर निर्भर करता है? क्या जी का मान, सोचना, क्या जी का मान किस किस पर निर्भर करता है? तो मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द, और रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द। क्या मुझे बताओ, क्या जी का मान अर्थ के शेप पर निर्भर करता है? अर्थ के शेप पर निर्भर करता है? नहीं करता है। शेप साइज पर निर्भर नहीं, सिर्फ मास पर, और किस पर? रेडियस पर। अब मुझे बताओ, अगर मास ज्यादा तो जी ज्यादा, और रेडियस ज्यादा तो मास कम, वो रेडियस ज्यादा तो जी कम, ठीक है? देखो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर मास ज्यादा तो जी ज्यादा, आर ई ज्यादा तो जी कम, ठीक है? इस पर निर्भर करेगा, ठीक? जैसे जैसे मेरा मून है बेटा, चंद्रमा है, ठीक है? चंद्रमा पर जी का मान जो है वो अर्थ के मास जी से, अर्थ के जी से 6 गुना कम है। 6 गुना क्या है? ठीक है? इसका मतलब क्या है? उसका मास भी कम होगा, उसका मास क्या होगा? ठीक है, मास कम है इसलिए। अब देखो हम
हम और आप सब लोगों के, मेरे और आप सब लोगों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, लेकिन वो फोर्स मुझे फील नहीं हो रहा है। क्यों फील नहीं हो रहा है? क्योंकि वो फोर्स बहुत कम है। कैसा है? बहुत कम। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में फील कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये फोर्स क्या है? ज्यादा है। ठीक है। और एक और बात याद रखना, मैंने तुम्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया था, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है। सबसे कमजोर जो फोर्स है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स होता है। खत्म करें इसको। अर्थ का मास 6 × 10⁻24 किलोग्राम। 6 × 10⁻24। ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, अर्थ का मास नापा कैसे गया होगा? एक बड़ी सी तराजू ली, नहीं सर, उसमें एक तरफ अर्थ रखी, एक तरफ बात रखा, सही है, और तोल लिया। ऐसे तो तोला होगा नहीं। तो कैसे तोल लिया? अर्थ का मास कैसे तोल? ठीक है। बच्चों पढ़ लो। अगर तुमने 1 साल सिलेक्शन नहीं लिया तो कितने रुपए का घाटा कर लिया? 1 करोड़ का। याद है ना सबको? 1 साल में नहीं करी 1 करोड़ 10 लाख रुपए महीने घाटा है मेरा। जय सोच कर उठ जाएगा उसमें सुबह पढ़ते हैं, रात में मत सोए, थोड़ा मोबाइल में चला करो। ठीक है, खत्म करो इसको। अब देखो बेटा, अगर मैं सर अभी जो बोले स्मॉल जी का मान जो है वो है जी अर्थ का मास अपॉन आर ई। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में मुझे अर्थ की डेंसिटी दी है, अर्थ की क्या दी है बेटा? ठीक है, तो अर्थ की डेंसिटी ऑफ द अर्थ, डेंसिटी का फार्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ठीक है, तुम्हें पता है अर्थ का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, अर्थ मेरी गोली तो बने में, गोल क्या होता है? स्फीयर, और स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर। सही है, ये क्या हो गया मेरा? सही है। अगर मैं मास की जगह रखूं एमई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4/3 पाई आर ई की पावर 3 इंटू रो। ठीक है, तो इस मास की जगह मैं चाहूं अगर ये वैल्यू रख दूं, जी 4/3 पाई आर ई की पावर 3 रो ई, आर ई का स्क्वायर से जब ये गया 4/3 जी, खाली एक आर ई और एक क्या बचा? ठीक है, सही है। ये 4/3 पाई जी आर ई इंटू रो। रो ई क्या है? डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की डेंसिटी, रो ये डेंसिटी ऑफ द। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये कहेगा तुमसे कि जी डायरेक्टली, या जी बराबर, और 4 फार्मूला दे देगा डेंसिटी के टर्म में। ठीक है, तुम्हें उनमें से देखना है किसमें ये करेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है। जो करेक्ट लिखा हुआ है वही सही है।
अच्छा, एक न्यू प्लेनेट तुमने इन्वेंट किया मान लो, ठीक है, बहुत नया प्लेनेट है, और उस पर मैंने कहा उसकी रेडियस है वो अर्थ से 2 टाइम्स है और मास 4 टाइम्स है, तो वहां जी की वैल्यू क्या होगी? देखो जी की वैल्यू डिपेंड करेगी। हम लोग एक बात जरा समझो तुम लोग कि हमारे वजन का, वेट का फार्मूला क्या होता है सर? mg। जी जितनी ज्यादा होगी हमारा वेट उतना ज्यादा होगा, जी जितना ज्यादा होगा हमारा वेट उतना समझ आ रही है? ठीक है, अब तुम समझो, जैसे मान लो अभी मैं अर्थ पर हूं तो जी का मान 9.8 है, अब मैं किसी और प्लेनेट पर पहुंच गया, वहां पर जी की वैल्यू 20 हो गई। कितनी हो गई? 20। अब तुम समझना, तुम्हारे लिए एक मैं जैकेट पहना दूं और उस जैकेट की जो वजन है वो तुम्हारे बराबर हो। जैसे तुम्हारा वजन अगर मान लो, वेट कह रहा हूँ 50 न्यूटन है, कितना है, और 50 न्यूटन तुम्हारे ऊपर और जैकेट लाद दूं, कैसा फील करोगे तुम लोग? ठीक है, हाँ, ये खाद का कट्टा तुम्हारे ऊपर डाल दूंगे, दब जाओगे दब जाओगे। इसी टाइप से समझो, अगर मैं कोई ऐसे प्लेनेट पर गया, किसी ऐसे प्लेनेट पर गया जहां जी का मान अर्थ से दुगना है, अर्थ से कितना है, तो मैं ऐसा ही फील करूंगा जैसे तुम्हारे ऊपर 50 किलो का कट्टा रख दिया, ठीक है, और तुम चलो, ऐसा ही फील किया जाएगा। सही है? अब जैसे मून है, चंद्रमा है, चंद्रमा पर जी का मान अर्थ से g/6 है, तो अगर तुम यहाँ 1 मीटर कूद पाते हो तो वहां 6 मीटर कूद जाओ, क्योंकि g/6 से जी क्या है, तो मैं अपने आप को 6 गुना ज्यादा हल्के महसूस करोगे तुम अपने आप। ठीक है, तुम्हें लगेगा मेरे अंदर तो वजन ही नहीं। तुम किसी भी चीज को अगर फेंकोगे, अगर तुम यहाँ मान लो किसी चीज को 20 मीटर दूर फेंक रहे हो तो वहां पर 120 मीटर दूर फेंकोगे, ठीक है, यानी कि तुम्हारी 6 गुना ज्यादा पावर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 6 टाइम्स लार्जर पावर एज कंपेयर टू द अर्थ। ये हो जाएगा। तो इसे खत्म करें। अभी मैंने तुमसे जैसे कहा, तुमने कोई एक न्यू प्लेनेट खोजा, तुमने एक न्यू प्लेनेट का इन्वेंशन किया, उस प्लेनेट का जो मास है वो 4 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है, और उसकी जो रेडियस है वो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द, ठीक है, त्रिज्या जो है वो रेडियस से त्रिज्या जो है वो अर्थ से दुगनी है, और मास अर्थ से कितना है, 4 गुना। तो उस प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में, सर ऐसा है, मैं जी का फार्मूला जानता हूं, G/ME/RE, ठीक है। अब ये नया प्लेनेट है, तो नया प्लेनेट का मैंने क्या माना, G डैश, क्या मानी? देखो अर्थ के लिए G तो सबके लिए सेम होती है, यहाँ अर्थ का मास था, यहाँ पर मास क्या है, M डैश, वहां दूरी अर्थ की थी, यहाँ रेडियस कितनी है, R डैश का स्क्वायर, यही तो है। सारे वैल्यू रख दो, M डैश की जगह वैल्यू रखो, M डैश का मान क्या है, 4m, रेडियस की क्या है, रेडियस देखो ये कितना है, देखो रेडियस कितनी है, 2r, तो 2re, और इसका क्या हो जाएगा। अब अगर इसको मैं देखूं, सर ये 4 से 4 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, G/ME/, अरे तो वही तो होगा जो अर्थ की सरफेस पर है। अरे देखो ये वैल्यू किसकी थी, G की,
ये वैल्यू किसकी थी? वही होगा जो अर्थ की सरफेस पर है, वही जी की वैल्यू उस प्लेनेट पर भी हो जाए। ठीक है। एक क्वेश्चन और का पूछा जाता है कि जैसे मून है तुम्हारा, मून पर तुम्हें पता है एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं, मार्स पर भी एटमॉस्फेयर नहीं, जुपिटर पर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और यूरेनस पे है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्लेनेट हैं जिन पर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर को समझ रहे हो? गैसेस, ठीक है, गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बताओ मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? ठीक है, तो मून पर एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं है क्योंकि मून पर जो गैसेस थी, जो भी मून पर गैसेस थी उनकी BRMS थी। BRMS जानते हो? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो उसकी जो रूट मीन स्क्वायर गैसेस की जो वेलोसिटी होती है ना, जो गैसेस वेलोसिटी है वो होती है बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो जो उसकी BRMS वेलोसिटी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा थे, BRMS एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा थे। इसीलिए वो पार्टिकल अपना प्लेनेट छोड़ के दूसरे प्लेनेट पर पहुंच गए। समझ में नहीं आया कैसे BRMS? इधर देखो, प्लेनेट सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी समझो, जब बता दिया तो सुनो। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है वो वेलोसिटी जो कि तुम पृथ्वी पर, अर्थ पर किसी भी बॉडी को दो तो वो अर्थ का एटमॉस्फेयर छोड़ के बाहर निकल जाए और कभी लाइफ में वापस ना आए, उसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 11.2 कराएंगे, इसी में आएगा सर, 11.2 किलोमीटर पर। तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स थे उनकी BRMS एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा थी, इसीलिए वो मून की सरफेस छोड़ के बाहर निकल गए और कभी वापस नहीं आए। इसीलिए वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी एटमॉस्फेयर। चलो variation of G due to height. Variation of G due to height. अब देखो, मैं अर्थ की सरफेस पर हूं, जब मैं अर्थ की सरफेस पर हूं तब तो G का मान G लग रहा है, लेकिन अगर मैं अर्थ की सरफेस से कहां जाया, ऊपर, ये रेडियस कितनी है, R। मान लो मैं यहां पर हूं और अर्थ की सरफेस से जो मैंने हाइट मानी वो कितनी मान ली, h। ठीक है, अर्थ की सरफेस से पंखा लगने, पंखा टीचर के लिए तो लगवा दो मुझे, इधर से अरे सर जी यहाँ लगवा दो, उनको हवा हुआ आ रहा है, टीचर रनिंग में कोई दिक्कत ना। टीचर तो पढ़ाई देंगे, इसकी लाइन कहाँ है आप, इसकी तो यहाँ कहीं रखी जाएगी, एक यहाँ लगवा दो यार इनके लिए। अरे सही बात है, टीचर के लिए तो लगवा दूँ, नाम से कह दो। पसीना बहुत आता है। हाँ, अरे इधर कोई पंखा चलता ही नहीं है ना, सारी हवा उधर ही रहती है। टीचर क्या होता है, इसकी लाइट हमारे में तो आप नहीं करते हैं। ठंडा है नहीं, ठंड भी तो आ रही है, अब ठंड आ रही है, क्या पंखा चलेंगे। चलो देखो, मान लो ये मेरी धरती है, ये क्या है, अर्थ है। इधर सुन लो, एक मिनट सुन लो, ये अर्थ है, अर्थ से ये हाइट कितनी है, h।
इसकी रेडियस कितनी है? अब मैं यहाँ पर हूँ, अर्थ से मैं ऊपर पहुँचा, ठीक है, अर्थ से ऊपर पहुँचा। अब मैं कहूँ बताओ जी का मान यहाँ पर क्या होगा? तो सबसे पहले अभी तुम देखो जी का जो फार्मूला होता था सर, वो होता था G_ME/I, यही तो फार्मूला होता था। अब देखना, अगर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो यहाँ पर जी का वैल्यू मैंने मान लिया G डैश, मान लिया जी हटा के कुछ और हो गया, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा? तो G डैश बराबर G। अगर मैं इस गोले को अंदर देखूं तो इस गोले के अंदर तो यही तो मास होगा, खाली मास ऑफ अर्थ। तो G_ME, सेंटर से इसके बीच की दूरी क्या हो गई? RE प्लस H का ये हो गया। अब देखो G_ME, यहां से RE को अगर बाहर लूंगा, RE², यहां बचेगा 1 प्लस H/RE का, ठीक है। ये मुझे अच्छी तरीके से दिख रहा है कि ये क्या है, ये देखो ये बन गया G। तो G डैश बराबर G/1 प्लस H/RE का, ठीक है। इसे मैं और सॉल्व करूं, नीचे वाले को अगर ऊपर ले लूं, G डैश बराबर G, नीचे वाले को ऊपर लेता हूं, 1 प्लस H/RE का पावर क्या हो जाएगी? -2। अरे नीचे +2 है, ऊपर। अब इसमें लगेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन ये कहता है कि अगर यहाँ 1 है तो 1 को ऐसे ही रहने दो, इस -2 की गुणा दूसरे से कर दो, तो -2H/, ठीक है। तो देखो अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो दो फार्मूला लगेंगे, एक होता है लोकल, एक होता है ओरिजिनल। इसे तुम लोकल फार्मूला बोलोगे, ठीक है, और ये रियल फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला बेटा 0 से 500 किलोमीटर हाइट तक लगाना बस। ठीक है, और ये फार्मूला कभी भी लगा सकते हो। ये फार्मूला सिर्फ 0 से 500 किलोमीटर तक लगाना है, और ये फार्मूला कभी भी लगा सकते हो, ठीक है। तो दो फार्मूला हैं, G डैश बराबर G बटे 1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर, और उधर है G डैश बराबर G 1 माइनस 2H/, दो फार्मूला, एक लोकल है और एक ओरिजिनल है।
साइड हो जाओ। जल्दी देखो। ये क्या था? हैं? अरे ना वो कितनी बरसात हो रहा है, बरसात में बताइए। आंसर हीरो इंसान है, ठीक है। कब लगाओ फोटो? पता नहीं। ठीक, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू, ठीक है। तो हम लोग अगर हाइट पर देखते हैं तो इस हिसाब से, अब देखो अगर मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो जी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, और जी की वैल्यू चेंज होगी और जी की वैल्यू में कमी आएगी। अगर मैं किसी चीज, कोई चीज़ ऊपर जाती है तो जी की वैल्यू में क्या आती है? कमी आती है। और वहीं अगर कोई चीज़ अगर नीचे जाएगी तब भी कमी आती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जी का मान कहाँ होता है? अर्थ की सरफेस पर। और ये ध्यान रखना, अगर मैं 0 से 500 किलोमीटर, जैसे मैंने कहा मैं यहाँ से सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर गया तो कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? ठीक है। मैंने कहा मान लो मैं RE/2 हाइट पर गया तो कौन सा लगाऊंगा? RE/2 का मतलब, RE का मतलब 6400, 6400 बटे 2 कितना हो गया? 3200। तो 3200 500 से ज़्यादा हो गया तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? ये वाला, ठीक है। तो अगर 0 से 500 किलोमीटर तक की बात हो तब हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे जिसे हम लोकल फार्मूला बोलते हैं, जो फार्मूला होता है G डैश बराबर G ब्रैकेट में 1 - 2h/RE। और अगर ओरिजिनल, और जितने भी ओरिजिनल फार्मूला कभी भी लगा सकते हो। ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है? G डैश बराबर G बटे 1 + h/RE का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब कल हम लोग डेप्थ की बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। डेप्थ का मतलब कहाँ? गहराई में, ठीक है। डेप्थ का मतलब गहराई में, ठीक है। हम लोग गहराई की बात करेंगे उन सब।